सातवीं क्लास आपका अध्याय है दूसरा, नए राजा और उनके राज्य, यानी राज्य कौन कौन से थे, उनके राजा कौन कौन थे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, यानी 7वीं शताब्दी के आरंभिक काल में बहुत सारे राजा और राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। यानी आप अपनी बुक में जो ये नक्शा आया हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि इसमें राजवंशों के उदय का बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र पर कौन कौन सा राज्य जो है वो शासन करता था। अब पढ़ते हैं नए राजवंशों का उदय, यानी कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ 7वीं शताब्दी में। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी जो भूस्वामी थे अर्थात जिनके पास में जमीनें ज़्यादा होती थी, जो योद्धा थे, वो अपने खुद के अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यानी जो जागीरदार थे यानी जमींदार थे, योद्धा थे, उनको मातहत या फिर सामंत की उपाधि देते थे। जो राजा थे वो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। यानी राजा ऐसा सोचता था कि जो ये भूस्वामी और जो ये योद्धा है उनके लिए उपहार लेकर आए, उनको सैनिक सहायता दे, उनको कर दे, ये चीज़ें थी। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। अब जैसे जैसे भूस्वामी थे जिनके पास में जमीनें ज़्यादा थी, तो वे जिनके पास में ज़्यादा जमीन होती थी, जिनके पास में ज़्यादा संपत्ति होती थी, वे खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, खुद को ही अपनी उपाधि दे देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। यानी वो फिर इतने अपने स्वामी यानी जो उन राजा के अधीन रहकर काम करते थे, वो उस राजा के अधीन रहना भी पसंद नहीं करते थे और खुद का एक स्वतंत्र अस्तित्व बना देते थे। यानी जो बड़े भूस्वामी सामंत थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे, जो राजा थे उनसे अलग स्वतंत्र रहकर अपना राज्य स्थापित करने लगे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। यानी आपको पता है दक्कन में राष्ट्रकूट जो राजवंश था वो अपने राजा से स्वतंत्र होकर एक नया राजवंश बनाया गया था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। यानी शुरुआत में जो ये दक्कन के थे राष्ट्रकूट, वो चालुक्य राजाओं के अधीन रहते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दत्ती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। अर्थात राष्ट्रकूट का जो पहला शासक था दत्ती दुर्ग, उसने जो राजा था चालुक्य उसकी अधीनता स्वीकार करना पसंद नहीं किया और उसने खुद का अपना एक नया राजवंश स्थापित किया। उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। अब जो दत्ती दुर्ग था उसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने का मतलब क्या होता था कि जो जन्म से राजपूत नहीं है अर्थात क्षत्रिय नहीं है, फिर भी यदि वो ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवा देता है तो उसको क्षत्रियत्व के गुण मिल जाते हैं। और उस दत्ती दुर्ग ने ये अनुष्ठान करवाया था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों और पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशलों का इस्तेमाल भी किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। अब आपके ये जितने भी राजवंशों के नाम आए हुए ये सभी जो अपने कुल से थे वो ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। अर्थात ब्राह्मणों का काम क्या होता था, शास्त्र को पढ़ना, उपदेश देना, धर्म की बातें करना। तो इन सभी राजवंशों ने अपने जो मुख्य व्यवसाय था उसको तो छोड़ दिया और हथियारों को अपना लिया, अर्थात वो क्षत्रिय बन गए। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए और इन सभी राजवंशों ने कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। राज्यों में प्रशासन यानी अब शासन कैसे चलेगा। इन नए राजाओं में से कईयों ने तो महाराज धीराज यानी राजाओं के भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी।
अर्थात ये जो नए राजा बन गए, ब्राह्मणों से क्षत्रिय बन गए और फिर खुद ने अपने एक नई उपाधियां भी लेने लगे। जैसे कौन कौन सी उपाधियां थी? महाराजधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्तित्व। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अब राजा तो बन गए, लेकिन जो उनके नीचे किसान होते थे, व्यापारी होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको भी अपने संगठन में साथ रखते थे और उनके संगठन में अपनी साझेदारी भी रखते थे। यानी उनकी जो भी संगठन थे उसमें अपनी हिस्सेदारी रखते थे ये जो राजा बन गए वो। इन सभी राज्यों में उत्पादक किसे कहेंगे? जो किसान होते हैं वो, पशुपालक, कारीगर वो, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगर से संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं। अब राजा तो बन गए, अब किसानों के पास से, कारीगरों के पास में से और पशुपालकों के पास में से वो संसाधनों को इकट्ठा करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। अब जो ये राजा राजवंश जो स्थापित कर लिया, राजा बन गए और फिर वे कारीगरों, पशुपालकों और मजदूरों को ये करने लगे कि आप अपने उत्पादित हिस्से का एक भाग हमें दीजिए। इसके लिए वो उनको बाध्य करने लगे। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। अब वो एक हिस्सा जो मांग रहे थे वो किसके रूप में मांग रहे थे? लगान। अब लगान क्या होता है? एक प्रकार का कर है जो राजा को देना अनिवार्य होता है, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब देखो, राजस्व है किसानों, पशुपालकों, उनसे तो लिया जाता था, लेकिन जो व्यापारी यानी व्यापार करने वाले लोग थे उनके पास में से भी वसूल किया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। अब ये संसाधन क्या काम में आते थे राजा के लिए? कि उसके राज्य संचालित करने के लिए जो भी धन की आवश्यकता होती थी उसमें इनका उपयोग किया जाता था। साथ ही मंदिरों, दुर्गों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता था। यानी लगान के द्वारा वसूला जाने वाला जो पैसा या रुपया था उसका उपयोग उसके शासन चलाने में और मंदिरों और दुर्गों का निर्माण करने में भी किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब भी युद्ध होते थे, युद्ध में उसकी आवश्यकता होती थी संसाधनों की, तब भी इनका उपयोग किया जाता था, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की और जमीन और व्यापारिक मार्गों में के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। यानी अब राजस्व वसूली, अब लगान तो लगा तो दी कि हाँ भाई आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसकी वसूली के लिए भी एक अधिकारी बनाया जाता था और उस अधिकारी को कौन से कुल से लिया जाता था? जो प्रभावशाली परिवार होते थे उनके कुल से लिया जाता था और प्राय वंशानुगत होती थी। अब जो बना दिया उसका जो बेटा होगा उसको वापस राज्य के अंदर राजस्व वसूली के लिए रखा जाता है। अर्थात ये जो प्रणाली थी वो वंशानुगत थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, अर्थात राजा के जो संबंधी होते थे वो ही राजस्व वसूली और सेना के जो सेनापति वगैरह होते थे इन पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। बस हम इसका आज यहीं तक पढ़ेंगे। इसका जो होमवर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा।